मैं वही बदसिप डिलीवरी वाला हूँ जो सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता है और रात तक 16 से 16 घंटे गधे की तरह खटता रहता है। और इस हाड़तोड़ मेहनत के बदले महीने के अंत में जेब में आते हैं बस वही गिने चुने 1,000 रुपए। एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह कंपनी की मीटिंग चल रही थी और मैनेजर साहब सबके सामने मेरी क्लास लगा रहे थे। वजह वही उनका बेतुका टारगेट। सीधे मुंह पर चिल्लाते हुए बोले। सुनकर दिमाग पर चुपचाप सुनना पड़ा। भाई, जब तक मार्केट में तेजी थी तब तक इस डिलीवरी वाले काम को कोई मुंह भी नहीं लगाता था। अब मंदी क्या आई, इन लोगों के तो तेवर ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। बात बात पर ऐसे औकात दिखाते हैं जैसे हमने इनसे इनका कलेजा मांग लिया हो। खैर, जलील होने के बाद मैं अपने काम पर निकल पड़ा। ऑर्डर मिला 2 औंस तिल का तेल और इत्र की 6 बोतलें, वो भी सीधी 6ठी मंजिल पर पहुंचाने के लिए। अब बिना लिफ्ट के 6 माले चढ़कर नीचे आया तो 3 ऑर्डरों के बदले कुल मिलाकर मिले पूरे 6 रुपए। वाह भाई वाह, क्या किस्मत का 666 वाला ट्रिपल छक्का लगा था। नीचे पहुंचते पहुंचते तो पसीने से मेरी चड्डी तक गीली हो चुकी थी, शरीर की पूरी एनर्जी निचोड़ चुकी थी और दिमाग का दही बन चुका था। तो मैंने सोचा चलो यार, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए फोन पर कोई वेब नॉवल ही पढ़ लेता हूँ। पर मुझे क्या पता था कि मेरी फूटी किस्मत यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने गलती से एक ऐसी घटिया और वाहियात कहानी चुन ली जिसके हीरो का नाम ही एथन कार्टर था, यानी बिल्कुल मेरे वाला नाम। शुरुआत में तो कहानी पढ़कर बड़ा नशा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए मेरा सिर चकराने लगा कि भाई साहब, ये लेखक फूंके क्या लिख रहा है। कहानी की जो हीरोइन थी ना, वो अपने पहले प्यार, अपने जूनियर चेले, अपने असिस्टेंट और एक गरीब स्टूडेंट के चक्कर में हमारे हीरो यानी एथन की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई थी। उसने हीरो को इतना प्रताड़ित किया, इतना मेंटल टॉर्चर दिया कि पूछो मत। और कमाल की बात देखिए, पहले प्यार के साथ सोई, गरीब स्टूडेंट को अपनी गोद में खिलाया, जूनियर चेले और असिस्टेंट के साथ डेटिंग के मजे लिए, और ये सब रायता फैलाने के बाद मैडम को अचानक ज्ञानोदय हुआ कि ओहो, असली प्यार तो मेरा एथन ही है। लेकिन जब वो लौट कर आई तब तक हमारे हीरो भाई साहब की एक आंख फूटी हुई थी, एक हाथ गायब था और बेचारगी की हद तो ये कि उसकी एक किडनी भी निकाली जा चुकी थी। मतलब हद है यार। मैंने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक वाहियात कहानियां देखी है, पर यह ड्रामा देखकर मेरा तो दिमाग ही फट गया। बेड़ा गर्क हो ऐसी कहानी का। भाई, क्या वो सब होने के बाद भी ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? वैसे ही साली, ये रियल लाइफ इतनी झंड चल रही है, ऊपर से कहानी में भी मेरे ही नाम वाले बंदे का कबाड़ा बनाया जा रहा था। मुझे इतना भयंकर गुस्सा आया कि मेरी सांसें अटक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं सीधे बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक डिम नाइटलाइट की हल्की हल्की रोशनी में मुझे एक आलीशान बड़ा सा कमरा और मखमली एकदम सॉफ्ट कंबल दिखाई दिया। तभी मुझे लगा कि मेरे बगल में कोई चीज सटकर सोई हुई है। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर टटोला। चीज एकदम सॉफ्ट और स्मूथ थी। मैंने मजेमजे में 2-3 बार उसे सहला दिया, लेकिन तभी मेरे कान के ठीक पास से एक बड़ी ही नाजुक और हल्की सी आवाज आई। सुनते ही भाई साहब, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सिर से लेकर पैर तक का एक एक बाल खड़ा हो गया। मैंने धीरे से अपनी मुंडी घुमाकर बगल में देखा तो भाई साहब, पास में एक इतनी जहर और खूबसूरत लड़की सोई हुई थी कि देखकर किसी की भी सांसें थम जाए। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कसकर अपने दांत भींचे और मुंह बंद कर लिया कि कहीं मेरे मुंह से कोई चीख न निकल जाए। मन में बस एक ही खौफ था, अरे बाप रे, ये लड़की कहीं चिल्लाना शुरू न कर दे। मैंने चुपचाप अपनी गर्दन वापस घुमाई और ऊपर छत को टकटकी लगाकर घूरने लगा। नीचे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। भाई साहब, वो बंदी इतनी खतरनाक सुंदर थी कि देखकर ही कोई भी होश खो बैठे। लेकिन असली पंगा तो ये था कि अभी 5 मिनट पहले मैं क्या सोच रहा था। यही ना कि पसीने से मेरी चड्डी गीली हो चुकी है और शाम होने से पहले घर पहुंचकर कपड़े बदलने हैं। और अब देखो, मैं आराम से एक मखमली बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और बगल में एक जहर परी सोई हुई है। तभी अचानक मेरे दिमाग में यादों का ऐसा भयानक सैलाब आया कि सिर फटने लगा। भाई साहब, मेरी तो लॉटरी छोड़ो, सीधे ट्रांसमिशन लग चुका था। अरे नहीं, सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं, मैं तो सीधे उसी वाहियात वेब नॉवेल के अंदर पहुंच गया था जिसे पढ़कर मेरा खून खौल रहा था। वही घटिया कहानी जहां मेरे ही नाम वाले हीरो की एक आंख फूटी, एक हाथ गायब हुआ और एक किडनी तक चोरी हो गई। और इन सारे हादसों की इकलौती मास्टरमाइंड कौन थी?
यही बंदी जो इस वक्त मेरे बगल में पसर कर सोई हुई थी। मैंने डरते डरते फिर से अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा। फिर मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई वजनी चीज रखी हुई है। हाथ टटोला तो पता चला कि मैडम की गोरिचटी टांग मेरे ऊपर पड़ी हुई थी। अब भाई, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, तो अनजाने में ही सही मैंने 2-3 बार उसकी टांग को फिर से सहला दिया। सहलाते ही उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। मेरा हौसला थोड़ा और बढ़ा तो मैंने हाथ थोड़ा और आगे पीछे कर दिया। वो बेचैनी में हल्की हल्की आवाजें निकालने लगी और धीरे से खिसक कर मुझसे बिल्कुल चिपक गई। यहाँ तक कि उसने अपना एक हाथ मेरी गर्दन में डाल दिया। अब भाई साहब, 20 साल से सिंगल लौंडे का सिस्टम हिलना तो तय था। नीचे तंबू गड़ना शुरू हो चुका था। मैंने तुरंत अपना मुंह वापस छत की तरफ घुमाया और सोचने लगा, भाई, मेरी आगे की लाइफ तो पूरी तरह झंड होने वाली है और उसकी वजह यही सामने सोई हुई ड्रामा क्वीन है। ये मेरी लीगल ढोलन गाड़ो वाली पत्नी थी, वेंडी क्विन। खैर, राहत की बात यह थी कि अभी कहानी में टॉर्चर वाला पार्ट शुरू नहीं हुआ था। अभी तो बस वो शक्कर जैसी मीठी मीठी रोमांस वाली स्टेज चल रही थी। अब जब मैडम मेरी ऑन पेपर बीवी थी तो मेरे पास फुल लाइसेंस था। ऊपर से पुराने इथेन की यादें मेरे दिमाग में सिंक हो चुकी थी। यानी अब वो मैं था और मैं वो था। तो इस हिसाब से ये मेरी ही बीवी हुई ना। इसमें कोई पाप तो है नहीं। जब आगे चलकर ये औरत मेरी जिंदगी का कचरा बनाने ही वाली है तो अभी थोड़ा बहुत वसूल कर लेने में क्या हर्ज है। वैसे भी आंख फूटने, हाथ कटने और किडनी गायब होने का ड्रामा तो बाद में होगा ना। आज का आज देखते हैं। मैंने फिर से उसकी टांग पर हाथ फेरा। उसने प्यार से एक धीमी सी आह भरी और मैंने सीधे उसके गुलाबी होठों पर अपना किस चिपका दिया। मुझे अच्छे से पता था कि आगे इस कहानी में क्या रायता फैलने वाला है, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी दया या जेंटलमैन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। भाई, आगे का खौफनाक प्लॉट सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। ऐसे में भागने की तैयारी न करूं तो क्या करूं? तो सीधा सा प्लान था, कहानी का कबाड़ा होने से पहले अपना काम पूरा करो, सारा वसूल करो और फिर यहां से इतनी दूर दफा हो जाओ कि मैडम की शक्ल दोबारा कभी देखनी न पड़े। माना कि इतनी अमीर, खूबसूरत और कंपनी की सीईओ बीवी को छोड़ना कलेजे पर पत्थर रखने जैसा था। लेकिन भाई, जान है तो जहान है। बाद में भले ही मैडम का दिमाग ठिकाने आ जाए और उसे अपने प्यार का एहसास हो, पर तब तक तो मैं अपाहिज हो चुका हूंगा ना। तो भाड़ में जाए ऐसा प्यार। अब आप ही बताओ भाई, जब शरीर ही सलामत नहीं रहेगा तो ऐसे प्यार का अचार डालूंगा क्या? बिना तंदुरुस्त शरीर के प्यार व्यार सब ढोंग है भाई। अगर किसी चीज को सिर्फ देख सकते हो पर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो प्यार नहीं, कोरा टॉर्चर है। वैसे भी पुरानी जिंदगी में गधे की तरह खटने वाली गुलामी से बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था। अब जब किस्मत ने ये नया मौका दिया ही था तो मुझे ठंडे दिमाग से सोचना था कि इस खूबसूरत अमीर सीईओ बीवी का इस्तेमाल करके अपने लिए एक भौकाल फ्यूचर कैसे सेट किया जाए। फिर क्या था, पूरी रात आहे भरते भरते और जद्दोजहद करते करते मेरी तो जान ही निकलने को हो गई थी। मुझे खुद याद नहीं कि रात में मैंने कितनी बार हाजिरी लगाई। खैर, पिछले 20 सालों की जितनी भी सेविंग्स जमा करके रखी थी वो सब रात भर में मैडम के नाम स्वाहा कर दी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मन में हल्का हल्का गिल्ट, अपराध बोध आ रहा था। तो मैंने सीधे किचन का रुख किया और नाश्ता बनाने लगा। अब अकेले रहने का अनुभव और पुराने इथेन की यादें दोनों मिक्स हुई तो खाना बनाने में तो मैं उस्ताद निकला। उधर मैडम शायद रात की कुटाई से कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी, इसलिए सुबह 9 बजे के आसपास जाकर कहीं उनकी नींद खुली। वॉशरूम से बाहर निकलकर एक हाथ अपनी कमर पर रखकर और किवाड़ का सहारा लेकर वो मुझे धूरने लगी। सीधे पूछती है, रात को कोई गंदी पिक्चर विक्चर देख कर आए थे क्या? सुनकर मेरी तो घिघी बन गई भाई। मुझे क्या पता था कि मैडम को तुरंत कुछ लोचा महसूस हो जाएगा। मुझे डर लगा कि कहीं इसे ये न पता चल जाए कि बंदा अंदर से पूरी तरह बदल चुका है। तो चुपचाप मुंह बंद रखकर नाश्ता बनाने में ही भलाई समझी। जब उसने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा तो एक जोरदार हुक करके वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कपड़े बदलकर बाहर आई तो मैंने अपने दिमाग की हार्ड डिस्क खंगाली। पता चला कि फिलहाल हमारे बीच भयंकर कोल्ड वॉर चल रहा था और वजह वही मैडम का पहला प्यार। कुछ दिन पहले उसके उस आशिक के पेट में दर्द हुआ था तो वो मैडम से मिलने हमारे शहर चला आया। और मैडम ने क्या किया, मुझसे कहा कि मैं अपनी असिस्टेंट वाली नौकरी छोड़ दूं और वो कुर्सी अपने पहले प्यार के चचेरे भाई को दे दूं, क्योंकि मैडम की नजर में वो बहुत पढ़ा लिखा और टैलेंटेड था। और मुझे क्या सलाह मिली कि मैं आराम से घर बैठूं और बेरोजगार घूमूं।
इसी बात पर पुराने इथेन का मैडम से भयंकर झगड़ा हुआ था। पर भाई, बिना पावर के खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता। सामने वाला आपको और भी नीचा दिखाने लगता है। पुराने इथेन को मैडम के ताने सुनने के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ था। उल्टा उसे स्वार्थी, लापरवाह और छोटे दिल वाला चिंदी चोर का टैग और मिल गया था। वेंडी क्विन मैडम का लॉजिक तो और भी खतरनाक था। उसका कहना था कि डग के पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास तो कम से कम मैं हूं ना। अरे वाह मैडम, वाह! जो औरत खुद दिन रात मेरा कचरा कर रही है, वही कह रही है कि तुम्हारे पास मैं हूं। क्या लॉजिक है भाई। हाँ भाई, मैडम के हिसाब से मेरा उनके साथ होना ही कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि सरासर बदकिस्मती थी। गजब का कॉन्फिडेंस था मैडम में। कल रात जो मैंने बेकाबू होकर अपनी भड़ास निकाली और वसूल कांड किया, मैडम को लगा होगा कि मैंने हथियार डाल दिए हैं और घुटने टेक दिए हैं। अरे भाई, वो जो सोचना चाहती है सोचे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब मेरा उनके इस ड्रामे में फंसकर रहने का 1% भी इरादा नहीं था। तभी मैडम ने रोब झाड़ते हुए ऑर्डर चिपकाया। सुनो, आज रात डग और लिली हमारे घर मेहमान बनकर आ रहे हैं। खाना बढ़िया बनाना। डग को ज्यादा भारी भरकम खाना पसंद नहीं है, तो कुछ हल्का फुल्का ही बनाना। और हाँ, उस छोटी बच्ची को मीठा पसंद है, तो अपनी वो स्पेशलिटी स्वीट एंड सॉर पोर्क जरूर बनाना। मैडम की बात सुनकर मैंने अपनी आंखें ऊपर मटका दी। भाई साहब, मैडम तो ऐसे रेस्टोरेंट का ऑर्डर दे रही थी जैसे मैं उनका खानसामा हूं। पर लो जी, जिसका डर था वही हुआ। आ गया वो बंदा, दौड़ता हुआ उस छोटी सी आफत को लेकर आ गया। वो ढीठ सा बंदा जो हमेशा दिल में जहर भरकर घूमता है, आखिरकार हमारी कहानी की एंट्री मार ही चुका था। यानी असली प्लॉट की शुरुआत हो चुकी थी। उस हरामी की ज़बान में भाई साहब ऐसा जादू था कि वो जब भी सामने आता, चाहे जो बकवास करे, चाहे मुझे फंसाने के लिए कोई भी झूठी कहानी गढ़े, ये हमारी वेंडी मैडम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती थी। और मेरी जिंदगी के उल्टे दिन भी ठीक उसी पल से शुरू होते थे जब ये नमूना एंट्री लेता था। और मैडम चाहती थी कि मैं उसके लिए अपने हाथों से खाना पकाऊं और उसकी खातिरदारी करूं। अरे सपने देखना बंद करो मैडम। पुराना इथेन बेचारा वेंडी के प्यार में अंधा था, तो उसने अपना घूंट पीकर पूरे टेबल पर 56 भोग सजा दिए थे। फिर क्या हुआ? उस डग ने नौटंकी शुरू कर दी कि ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और ऐसा रायता फैलाया कि दोनों पति पत्नी के बीच आधा महीने का भयंकर कोल्ड वॉर शुरू हो गया। वहीं से रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई थी। तो मैडम वेंडी, तुम चाहती हो कि मैं उस इंसान के लिए बावर्ची बनूं? क्या दिमाग फिर गया है तुम्हारा? अगर तुम्हें दूसरों की गुलामी करने का इतना ही शौक चढ़ रहा है ना, तो खुद जाकर बनाओ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं क्या कि मुझे उन दोनों से सख्त नफरत है? और अगर तुमने मुझे जबरदस्ती किचन में भेजा, तो मुझे डर है कि मेरा हाथ बहक जाएगा और मैं उनके खाने में कुछ एक्स्ट्रा मसालेदार जहर बड़े चाव से मिला दूंगा। भाई, मैं अब इसे सिर पर नहीं चढ़ा सकता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फिर से मर जाऊंगा। हो सकता है कि वापस अपनी पुरानी दुनिया में चला जाऊं। वैसे सच बताओ तो मुझे नहीं पता कि उस पुरानी फटेहाल डिलीवरी वाली जिंदगी में वापस जाने में कौन सी बड़ी खुशी थी। मेरी बात सुनते ही वेंडी एकदम सुन पड़ गई, जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। मैडम के होंठ कांपने लगे। इथेन कार्टर, तुम इतने जहरीले और नीच कैसे हो सकते हो? जाहिर सी बात थी, मेरे साफ इनकार ने उसके तोते उड़ा दिए थे। क्योंकि जब हमारी सबसे गंदी लड़ाई भी हुई थी ना, तब भी पुराने वाले इथेन ने कभी इस टोन में उससे बात नहीं की थी। लेकिन अब यादें मर्ज होने के बाद बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। पुराने वाले इथेन की हर तकलीफ और बेइज्जती मेरे दिमाग में ऐसे रच बस चुकी थी मानो वो सब अत्याचार मैंने खुद अपनी चमड़ी पर झेला हो। पर भाई, वेंडी मैडम का ईगो देखिए। अपनी बीवी होने के नाते वो झुकने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी तीखी आंखें नचाते हुए चिल्लाई, इथेन कार्टर, अपनी औकात से बाहर मत निकलो। मुझे लगा था कि कल रात के बाद तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया होगा और तुमने अपनी हरकतों पर कुछ आत्मचिंतन किया होगा। मैंने भी वहीं से तगड़ा रिप्लाई चिपकाया, आत्मचिंतन? अरे बिल्कुल किया मैडम, और मेरे चिंतन का निचोड़ ये निकला है कि मैं इस जालिम और दुष्ट साम्राज्य के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम सब एक साथ ही निपटेंगे। और क्या कहा आपने? वो हरामी मेरे हाथ का बना खाना खाएगा? मैंने जोरदार ताना मारते हुए मुंह बनाया। वेंडी की आंखें फटी की फटी रह गई। दुष्ट साम्राज्य? तुम किसे जालिम बोल रहे हो? वो मेरे बचपन का भाई जैसा है। हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, समझे? ये फालतू का वहम और जलन पालना बंद करो। वाह मैडम, क्या मस्त सफाई दी है, बिल्कुल घिसी पिटी।
फिर वो बॉस बनकर ऑर्डर पेलने लगी। रात का खाना तैयार मिलना चाहिए मुझे। और हाँ, वो जो तुमने नौकरी वाले मैटर पर मुझसे झगड़ा किया था, उसे मैं भूलने को तैयार हूँ। वरना याद रखना, अगर मैंने अपना आपा खोया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बात में वजन डालने के लिए मैडम ने मेरे मुंह के सामने उंगली भी चमका दी। अब आप ही देखो भाई, वो हरामी अभी घर पहुंचा भी नहीं था और हवा में इतना प्रेशर बन चुका था। किस कचरा राइटर ने ये वाहियात कहानी लिखी थी यार। पर किस्मत से मेरा इस फालतू स्क्रिप्ट पर चलने का 1% भी मूड नहीं था। बहस करना टाइम वेस्ट था, तो मैंने एक तरफ मुंह करके हुंकार भरी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। वेंडी को लगा कि भाई ने डर के मारे सरेंडर कर दिया है। उसने एक घमंडी हुंकार भरी, नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया और अपनी उसी लंगड़ाती मटकाती चाल से कमरे से बाहर निकल गई। जब उसने घर का मेन गेट बंद किया तो इतनी जोर का धड़ाक हुआ कि पूरी दीवार हिल गई। मैंने खिड़की से छिपकर देखा, मैडम अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर रफूचक्कर हो चुकी थी। अब भाई, अगर मैं अभी यहां से नहीं भागा तो फिर कब भागूंगा? मुहूर्त का इंतजार करूं क्या? मैं मारे खुशी के 3 फीट ऊपर उछल पड़ा। भाड़ में जाए तुम्हारी धमकी। मैं सीधा दौड़कर उसके स्टडी रूम में घुसा। लॉकर का कोड खोला तो अंदर एक बैग में लगभग 3 लाख रुपए नकद पड़े थे। साथ में सोने की चमचमाती ईंटें, गोल्ड बार्स भी थी, तो मैंने उन्हें भी लपक लिया। फिर अपने कमरे में आकर उन सारी चीजों को समेटा जो मैडम ने सालों में मुझे गिफ्ट की थी। ब्रांडेड घड़ियां, महंगी एक्सेसरीज, जो भी मालपानी काम का लगा, सब बैग में भर लिया। गैरेज में गया तो वेंडी की दी हुई 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा बाहर निकला। सबसे पहले बैंक जाकर अपने पुराने सैलरी अकाउंट के सारे पैसे, जो लगभग 1 लाख रुपए थे, एक नए नवेले बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर लिए, ताकि मैडम बाद में मेरा अकाउंट फ्रीज न करवा सके। इसके बाद शुरू हुआ असली सेल मेला। सारे महंगे गिफ्ट्स ले जाकर गिरवी दुकान, पॉन शॉप पर कैश करवा लिए। सोने की ईंटें ज्वेलरी शॉप पर बेच दी। फिर सीधे सेकंड हैंड कार बाजार पहुंचा। मुझे बस तुरंत कैश चाहिए था, चाहे थोड़ा नुकसान ही क्यों न हो। कार डीलर ने मेरी उतावली देखी तो उसे शक हुआ। भाई, चोरी की गाड़ी तो नहीं है? मैंने तुरंत गाड़ी के सारे असली कागजात उसके मुंह पर मारे। 8 लाख की गाड़ी है, मुझे 5 लाख रुपए कैश चाहिए, अभी के अभी। मेरी बात सुनते ही कार डीलर की तो लॉटरी लग गई। वो भी 3 फीट हवा में उछला। उसने रॉकेट की स्पीड से एक खरीदार को बुलाया। खरीदार भी भागता हुआ आया। एक हाथ से गाड़ी की चाबी दी, दूसरे हाथ से कैश पकड़ा। डील डन। दोनों मुझे ताज्जुब से देखने लगे। भाई, इतनी जल्दी में गाड़ी क्यों बेच रहे हो? अब मैं उन्हें असली कहानी क्या बताता? तो मैंने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा, क्या बताओ भाई, बीवी को ब्रेन कैंसर हो गया है, इलाज के लिए तुरंत पैसों की सख्त जरूरत है। दोनों ने हाथ जोड़कर मुझे सलाम ठोका। भाई, तुम तो असली मर्द हो यार, बीवी के लिए सब लुटा दिया। अरे भाई, वो औरत तो ब्रेन कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक जहर थी। घर आकर मैंने जब पूरा हिसाब लगाया तो मेरे होश उड़ गए। बेचे हुए माल, कैश और बैंक बैलेंस को मिलाकर मेरे पास पूरे 38 लाख रुपए जमा हो चुके थे। सच बताओ तो वेंडी ने मुझे पैसों के मामले में कभी कमी नहीं होने दी थी। अगर मुझे आगे का खौफनाक प्लॉट न पता होता तो मैं इस ऐशाराम की जिंदगी को छोड़कर कभी नहीं भागता। मुझ जैसे गधे की तरह खटने वाले डिलीवरी वाले के लिए तो ये ऐसा था जैसे खानदान की कब्रों से धुआं नहीं, सीधे आग की लपटें निकल रही हों। लेकिन भाई, जान है तो जहान है। कितना भी पैसा हो, अगर आधी जिंदगी अपाहिज, एक आंख, एक हाथ और बिना किडनी के काटनी पड़े तो ऐसी अमीरी का अचार डालूंगा क्या? जो पैसा हाथ में था वो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में 7 जन्मों में नहीं कमा सकता था। अब जिंदा रहूंगा तभी तो इसे उड़ाऊंगा। अति लालच तो इंसान को निगल जाता है। अब मेरा प्लान बिल्कुल सेट था। किसी छोटे शांत शहर में जाकर बस जाऊंगा। इस 38 लाख का सिर्फ बैंक ब्याज भी खाऊंगा ना तो पूरी जिंदगी राजाओं की तरह कटेगी। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि भाई, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। और तभी मुझे याद आया, अरे बाप रे, मेरे असली कागजात, डॉक्यूमेंट्स तो घर पर ही पड़े रह गए। बिना आईडी प्रूफ और कागजात के भागकर भी क्या उखाड़ लेता। तो वो सामान वापस लेना बेहद जरूरी था। अब रहा सवाल डिवोर्स, तलाक लेने का, तो भाई भूल जाओ। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैडम के सामने जाकर डिवोर्स का नाम भी ले लूं। अगर मैं ये पंगा लेता तो मैडम मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देती और मेरा भागने का प्लान फ्लॉप हो जाता। वैसे भी क्या पता आगे चलकर कहानी के चक्कर में मैडम खुद ही निपट जाए, तो पति होने के नाते उसकी इतनी बड़ी जायदाद में से कुछ न कुछ तो मेरे हत्थे चढ़ ही जाएगा ना। जैसे जैसे ये बातें मेरे दिमाग में आ रही थी,
मेरी फटने की स्पीड और तेज होती जा रही थी। भाई साहब, थर्ड मेल लीड, तीसरा आशिक एंट्री मार चुका था। अब अगर मैं 1 मिनट की भी देरी करता तो ये मेरी अपनी जान की घोर बेइज्जती होती। वैसे भी मैंने जितनी भी वेब नॉवेल्स पढ़ी थी या यूट्यूब पर रील्स देखी थी, सब में वही एक ही घिसापिटा ड्रामा होता है। डिवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड या काउंटडाउन शुरू होता है और उस बीच हीरो का ऐसा कबाड़ा बनाया जाता है कि पूछो मत। न इस्त बचती है, न शरीर का कोई अंग। फ्लाइट पकड़ने से पहले ही हीरो के हाथ पैर टूट चुके होते हैं और आंख फूटी होती है। कितना घटिया सीन लगता है यार। लेकिन भाई साहब, जैसे ही मैं अपने कागजात उठाने के लिए घर वापस पहुंचा और दरवाजा खोला तो गुरु, पैर तले जमीन ही खिसक गई। सामने का नजारा देखकर मेरी तो आत्मा ही कांप गई। सामने हॉल में वेंडी, वो डग, उसका पहला प्यार और उसकी वो छोटी नौटंकी बेटी लिली, तीनों के तीनों पहले से मौजूद थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी सनसनी दौड़ गई। मुझे देखते ही वेंडी कड़क आवाज में बोली, कहाँ गए थे तुम? इतनी देर से क्यों आ रहे हो? मैं चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला। मेरी नजरें सीधे उस डग के मुंह पर टिकी हुई थी। तभी उस साले ने अपना मनहूस मुंह खोला। वेंडी, मिस्टर कार्टर। अरे तेरी की, इस हरामी ने मुंह खोल ही दिया। इससे पहले कि वो अपना कोई मंत्र फूंकता या झूठी कहानी गढ़ता, मैं बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा, हाथ पूरा पीछे खींचकर घुमाया और जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। चटाक। साथ ही दहाड़ा, अबे साले चुप रह। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैं छलांग लगाकर सीधे अंदर कमरे में घुसा। पीछे वो तीनों के तीनों ऐसे हक्के बक्के रह गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। मैंने झटपट अपना डॉक्यूमेंट वाला पाउच उठाया और जेब में ठूंस लिया, फिर मुड़ा और रॉकेट की स्पीड से बाहर की तरफ भागा। उधर डग मैडम का चेला अपना गाल सहलाते हुए रोनी शक्ल बनाकर वेंडी को देखने लगा। वेंडी, तुम देख रही हो ना? उसकी आवाज सुनते ही मेरा सिर फिर घूम गया। मैं भागता हुआ वापस आया, हाथ उठाया और धड़ाक से एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर भी चिपका दिया। चांटा मारते ही मैं उल्टे पैर पीछे भागा और दरवाजे की तरफ 3 फीट की दूरी बना ली। भाई, जान का खतरा था, अगर जरा भी रुकता तो निपट जाता। तब जाकर वेंडी मैडम का ट्यूबलाइट दिमाग जला। वो चीखी, इथैन कार्टर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने इसे क्यों मारा? अभी के अभी डग से माफी मांगो। धड़ाम, मैंने जोर से दरवाजा उसके मुंह पर बंद किया। माफी मांगे तुम्हारी नानी की टांग। मैं भागकर सीधे गैरेज में गया, वहां खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठा और सीधे दूसरे सेकेंड हैंड कार बाजार का रुख किया। गाड़ी बेची और 5 लाख रुपए कैश और जेब में। अब भाई, मेरे पास कुल जमा पूंजी हो चुकी थी पूरे 43 लाख रुपए और उधर मेरी जेब में पड़ा फोन पागलों की तरह लगातार बजे जा रहा था। फोन की स्क्रीन पर वेंडी मैडम का नाम चमचमा रहा था, पर मैंने फोन उठाने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। भाई, पहले काम पूरा होना जरूरी था। जब गाड़ी बिक गई, जेब में 43 लाख की गड्डी आ गई और साउथ के एक छोटे से मस्त समुद्री शहर सीसाइड सिटी की ट्रेन का टिकट बुक हो गया, तब जाकर मैंने बड़े नवाबों की तरफ फोन उठाया। उधर से वेंडी चीखी, इथैन कार्टर, कहाँ चले गए तुम? तुरंत घर वापस आओ और डग से माफी मांगो। मैंने भी बिना टाइम वेस्ट किए वहीं से करारा जवाब दे दिया। वेंडी, क्या तुम्हारा सिर किसी किवाड़ में कुचल गया है क्या? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि शाम को उनके लिए खाना बनाना है, तो जाहिर सी बात है मैं बाहर राशन पानी खरीदने आया हूँ। और माफी किस बात की मांगू? मैंने कौन सा पाप कर दिया? माफी मांगे मेरी जूती। वेंडी झल्ला उठी। इथैन, तुम इतने बदतमीज और जाहिल कब से हो गए? खैर, अगर तुम खाना पकाने गए हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बताओ, आज क्या क्या डिश बना रहे हो? अरे वाह मैडम, बेइज्जती का घूंट पीकर इससे पीछे हटने का रास्ता तो कोई तुमसे सीखे। मैंने मुंह बनाकर कहा, आज शाम के मेन्यू में है तली हुई हीरे की ड्रिल और भुना हुआ लोहे का सरिया। अब ज्यादा दिमाग मत चाटो और दफा हो जाओ। कट। मैंने सीधा फोन काट दिया। भाई साहब, जो कलेजे को ठंडक मिली है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जेब में भरा पैसा ही इंसान का असली कॉन्फिडेंस होता है। मेरा प्लान अब शीशे की तरह साफ था। अगले कुछ सालों तक किसी छोटे शहर में गुमनाम बनकर रहूंगा और जैसे ही ये मैडम मुझे भूल जाएगी, पूरे वर्ल्ड टूर पर निकलूंगा और ऐश करूंगा। उधर वेंडी मैडम हाथ में फोन पकड़े सुन्न खड़ी रह गई। शादी के इन 3 सालों में आज तक उसके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ था। पुराने इथैन ने तो उसे हमेशा एक बेटी की तरह लाड प्यार से रखा था। जब कभी लड़ाई झगड़ा होता भी था ना, तो वो मैडम को एक कड़वा शब्द तक नहीं बोल पाता था। गाली गलौज तो बहुत दूर की बात थी। मैडम को लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है।
ऐसा नहीं था कि पहले इथेन उसके पहले प्यार, उस गरीब स्टूडेंट या उस छोटे चेले को लेकर झगड़ा नहीं करता था, पर बहस के बाद भी उसका बर्ताव बहुत प्यारा और जेंटलमैन जैसा ही रहता था। लेकिन कल रात से इथेन बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। उसकी हर हरकत बेतुकी थी। आज तो उसने सीधे थप्पड़ ही जड़ दिया और मुंह पर फोन भी काट दिया। जब वेंडी ने दोबारा नंबर मिलाया तो फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। मैडम के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि इथेन अब कभी खाना बनाने वापस नहीं आने वाला। क्यों? इसका जवाब तो उसके पास नहीं था, बस दिल कह रहा था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इथेन सच में उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग चुका है। तभी उस ड्रामेबाज डग ने मौका ताड़ा। अपना लाल पीला गाल सहलाते हुए, आंखों में झूठे आंसू भरकर वो वेंडी के पास आया और रोनी शक्ल बनाकर बोला, वेंडी, क्या मिस्टर कार्टर हमेशा से इतने हिंसक और खतरनाक है? क्या उनकी मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम तो जानती ही हो कि अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। इस बच्ची की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मैं तो बस इसे थोड़ा सा पारिवारिक प्यार और ममता महसूस कराना चाहता था। तुम समझ सकती हो ना कि बिना माँ के बच्चे के दिल पर क्या बीतती है। बोलते बोलते बंदे की आंखों से विक्टिम कार्ड वाले आंसू टपकने ही वाले थे। अब वेंडी मैडम ठहरी जिद्दी और इमोशनल बेवकूफ अपने बचपन के आशिक को इस तरह बिलखते देखा तो उसका दिल पूरी तरह पिघलकर मोम हो गया। वो प्यार से बोली, डग, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इथेन को वापस आने दो। मैं खुद उससे तुम्हारे पैर पड़वाकर माफी मंगवाऊंगी। आखिर लिली बेचारी के सिर पर माँ का साया जो नहीं है। और हद तो तब हो गई जब मैडम के मुंह से निकला, तो ठीक है, आज से मैं ही इस बच्ची की गॉड मदर, धर्म माँ बनूंगी। फिर वो उस नन्ही बच्ची लिली की तरफ मुड़कर बड़े प्यार से बोली, कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अब जरा मैडम का डबल स्टैंडर्ड देखिए भाई। शादी के 3 साल हो चुके थे, लेकिन मैडम हमेशा काम का बहाना बनाकर बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती थी और बच्चा पैदा करने से साफ इनकार करती थी। लेकिन आज दूसरे के बच्चे की माँ बनने के लिए मैडम की मलाई जैसी बाछें खिल रही थी। अपने सगे पति से तो कोसों दूर भागती थी, पर पराये बच्चे पर ममता का समुद्र उमड़ रहा था। भाई साहब, शुक्र है भगवान का जो मैं सही वक्त पर दुम दबाकर भाग निकला। मैं ट्रेन की सीट पर बैठा बैठा अपने फोन में घर के सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज देख रहा था और मन ही मन मुंह बना रहा था। तभी उस छोटी बच्ची लिली ने अपनी मासूम गोल गोल आंखें मटकाते हुए बड़े ही नाजुक सुर में पुकारा, मम्मी। बस भाई, ये सुनना था कि वेंडी मैडम का दिल तो मक्खन की तरह पिघल गया। उधर बगल में खड़े डग की शातिर आंखों में एक पल के लिए जीत की चमक कौन थी। उसने तुरंत अपने नौटंकी वाले आंसू पोंछे और मासूम बनकर पूछा, वेंडी, तो आज रात के खाने का क्या प्लान है? वेंडी गुस्से में तिल मिलाते हुए बोली, आज रात जब वो इथेन कार्टर घर लौटेगा ना, तो मैं उसकी अच्छी क्लास लूंगी। छोड़ो उसे, चलो आज हम बाहर किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। फिर मैडम ने हवा में घूंसा तानकर अपने ही मन में बड़बड़ाना शुरू किया, इथेन कार्टर, देखती हूँ तुम कब तक ये नखरे दिखाते हो। अगर तुमने इस बार डग से कान पकड़कर माफी नहीं मांगी तो भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डग पर हाथ उठाने की? डग बेचारा पहले से ही सिंगल फादर बनकर इतनी तकलीफें झेल रहा है। अगर उसे जरा सी भी चोट आई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति को बड़ा दिल रखना चाहिए, समझे? अरे वाह मैडम वाह, बंदा घर पर मौजूद भी नहीं है, फिर भी मैडम का सारा गुस्सा उसी पर उतर रहा था। अब मैडम को बड़े दिल वाला पति चाहिए था। भाई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए था। ट्रेन में बैठे बैठे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना बात के मुझे उंगली दिखाई जा रहा हो। बेड़ा गर्क हो उस कचरा राइटर का जिसने ये कहानी लिखी। मैंने चिढ़कर अपने फोन से सीसीटीवी फुटेज बंद कर दी। वैसे कायदे से देखा जाए तो कहानी का मुख्य पात्र यानी मैं तो प्लॉट से रफूचक्कर हो चुका था, तो अब आगे कहानी क्या मोड़ लेगी मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने वेंडी का नंबर न तो ब्लॉक किया था और न ही डिलीट। मुझे डर था कि अगर उसे मेरा कोई सुराग नहीं मिला तो वो बौखलाकर कोई भयंकर कांड न कर बैठे। वैसे सच बताओ तो मैं बस ये देखना चाहता था कि आगे इस ड्रामे में क्या क्या तमाशा होता है, क्योंकि भागने से पहले मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लैंडमाइन धमाका प्लांट करके आया था। मैं तो बस ये सोचने के मजे ले रहा था कि कल सुबह जब वेंडी उस लैंडमाइन को देखेगी तो मैडम के चेहरे का फ्यूज कैसे उड़ेगा। उधर वेंडी मैडम डग और उसकी बेटी लिली को लेकर महने रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची। डग मैडम पर पूरा मक्खन लगा रहा था और उसकी बेटी भी पूरी एक्टिंग में साथ दे रही थी।
लेकिन हमारी वेंडी मैडम का ध्यान तो कहीं और ही भटक रहा था। वो डग और लिली की बातें सुन तो रही थी, पर दिमाग में बार बार आज वाले इथेन का चेहरा घूम रहा था। आखिर उसे हुआ क्या है? आज रात जब वो घर लौटेगी तो इथेन से पाई पाई का हिसाब लेगी। कल रात जो इथेन ने उसके साथ बेकाबू होकर रंगरेलियां मनाई थी, उसके बाद से वेंडी का दिमाग वैसे ही घबराया हुआ था। जल्दी जल्दी खाना खत्म करने के बाद उसने डग की घर छोड़ने वाली ऑफर को रिजेक्ट किया और सीधे घर की तरफ भागी। घर के मेन गेट पर पहुंचकर उसने अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभाला और खुद को शांत किया। उसे खुद नहीं पता था कि वो इतनी नर्वस क्यों हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स वेंडी, गुस्सा मत होना, उसने धीरे से खुद से कहा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैडम का कलेजा ठिठुर कर बर्फ हो गया। पूरे घर में घुप अंधेरा छाया हुआ था। वो नाइट लाइट जो इथेन हमेशा उसके इंतजार में जलाकर रखता था, आज गायब थी। पूरा घर एकदम सुनसान और वीरान पड़ा था, मानो वहां बरसों से कोई रहता ही न हो। सन्नाटा इतना खतरनाक था कि अपनी ही सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से स्विच ऑन किया और लाइट जलाई। इथेन कार्टर, उसकी आवाज कांप रही थी, जिसमें उम्मीद की एक हल्की सी किरण बाकी थी। लेकिन सामने कुछ नहीं था, न नहाने के लिए गर्म पानी, न टेबल पर गर्मागर्म खाना, और न ही कोई जवाब। हालांकि घर में घुसने से पहले उसने खुद को दिमागी रूप से तैयार कर लिया था। फिर भी ये नजारा देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सोफे पर पटक से बैठी फोन निकाला और इथेन का नंबर डायल किया। हेलो, मैंने बड़े इत्मीनान से ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे फोन उठाया। वेंडी की फटी हुई और कांपती आवाज आई। कहाँ चले गए हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हें पता भी है कि समय क्या हो रहा है? वो अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत ही कैजुअल अंदाज में एक झूठा बहाना पेल दिया। अरे, बाहर किसी जरूरी काम से आया था तो थोड़ा लेट हो गया। फिलहाल तो मेरा वापस आना मुश्किल ही लग रहा है। वैसे भी मैडम मुझे अब ढूंढ तो सकती नहीं थी। तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आया? मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम है क्या कोई तुम्हारे पास? वेंडी चिढ़कर चिल्लाई। मैंने बीच में ही उसकी बात काटते हुए सीधे मुद्दे पर वार किया। वेंडी क्विन, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आज दोपहर तुमने क्या किया है? आगे से मेरे सामने अपने उस पहले प्यार, उस जूनियर चेले और उस चैरिटी वाले गरीब स्टूडेंट का नाम तक मत लेना। मुझे उन तीनों के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना। सच्ची में उल्टी आती है। मेरी बात सुनकर वेंडी मैडम तुरंत अपनी सफाई पेलने लगी। इथेन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि डग और मैं बचपन के दोस्त हैं। शेनलो मेरा जूनियर चेले जैसा है और उस गरीब स्टूडेंट की मदद मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि वो बहुत गरीब है और दिन रात मेहनत करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गधा है, खच्चर है, घोड़ा है या कौन सा जानवर है। मैडम अपनी नौटंकी पूरी कर पाती उससे पहले ही मैंने उनकी बात बीच में काटी और मुंह पर फोन काट दिया। बीप बीप बीप। भाई, जब एक बार साफ साफ कह दिया कि मुझे उन नमूनों की बकवास नहीं सुननी, तो मैडम फिर भी वही घिसापिटा टेप बजाई जा रही थी। कुछ ही सेकंड में मैडम का कॉल फिर आ गया। मैंने बड़े नवाबों की तरफ फोन उठाया। उधर से वेंडी चिढ़कर बोली, इथेन कार्टर, इस सब का क्या मतलब है? तुम मेरी बात को हल्के में लेने की गलती मत करो। मैंने भी वहीं से तगड़ा वार्निंग शॉट दे दिया। सुनो मैडम, आज के बाद अगर फोन पर उन 3 नमूनों का जिक्र भी हुआ तो मैं तुमसे सीधे बात करना बंद कर दूंगा। मेरी नफरत उनके लिए कोई छोटी मोटी नहीं है, सीधे हड्डियों की गहराइयों से आती है। दूसरी तरफ वेंडी मैडम की तो जैसे हवा ही निकल गई। उसने तुरंत अपना सुर बदला और थोड़ी दबी आवाज में बोली, अरे अच्छा, ये बताओ तुम्हारा वापस आने का क्या प्लान है? हालांकि सुर बदलने के बाद भी मैडम के लहजे में वही पुराना घमंड साफ झलक रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मेरी मर्जी। मूड अच्छा रहा तो जल्दी लौट आऊंगा और मूड खराब रहा तो फिर कभी नहीं आऊंगा। तो तुम जा कहाँ रहे हो आखिर? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने भी दार्शनिक अंदाज में डायलॉग पेला, स्वर्ग के दरवाजे पार करने, बादलों के ऊपर जाकर जाम छलकाने। वेंडी ने एक फीकी और तंजिया हंसी हंसी। अच्छा, तो क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जाने की सोच रहे हो? हाँ, जाऊंगा और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? अब की बार उसकी आवाज में थोड़ा खौफ और अनिश्चितता साफ महसूस हो रही थी। मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हर मजाक में थोड़ी बहुत सच्चाई तो छिपी ही होती है मैडम। अब ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। वैसे सच बताओ तो मैं अभी अपनी बात को 100% फाइनल नहीं करना चाहता था, क्योंकि भाई मैं अभी उतनी दूर नहीं पहुंचा था जहां मुझे कोई ढूंढ न सके। मुझे अच्छे से पता था कि अगर वेंडी मैडम को इस वक्त भनक भी लग जाती कि मैं घर छोड़कर भाग चुका हूं, तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ जाती
और मैं उस खौफनाक और टॉर्चर भरे आगे के प्लॉट का शिकार बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। इस इतनी बड़ी दुनिया में मेरी जान से प्यारा मेरे लिए कुछ नहीं था। अभी तो इस दुनिया में आए मुझे पहला ही दिन हुआ था। आते ही सुंदर सीईओ बीवी के साथ रंगरेलियां मनाई, भारी भरकम मालपानी समेटा और रफू चक्कर हो गया। अभी तो मेरी ऐशाराम वाली आजाद जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इतनी जल्दी पकड़े जाने का कोई शौक नहीं था मुझे। मेरी बात सुनकर वेंडी ने एक लंबी सांस ली। चलो, मैं समझ गई, कोई बात नहीं। तुम्हारा मूड पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है, तो तुम बाहर ही रहकर 2-4 दिन थोड़ा घूम फिर लो और माइंड फ्रेश कर लो। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, वैसे तुम्हारे पास खर्चे के लिए पैसे हैं ना? उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे भाई, ये क्या सीन है? इससे पहले कि मैं सोच पाता कि क्या जवाब दूं, कुछ देर की सन्नाटे भरी भूख के बाद मेरे फोन की स्क्रीन जगमगा उठी। आपके खाते में 2 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। अरे बाप रे बाप, 70,000 की लॉटरी। भाई साहब, कोई मुझे ये बताएं कि अगर ये सच्चा प्यार नहीं था तो क्या था? फिर आगे चलकर ये कहानी इतनी खौफनाक और दर्दनाक कैसे बन गई? मेरा तो सिर ही चकरा गया। उधर से वेंडी का लहजा फिर से पहले जैसा एकदम प्यार भरा और मीठा हो गया। आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर जल्दी घर वापस आ जाना। अच्छा, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अगर ट्रिप पर कोई बढ़िया खाने की चीज या घूमने की जगह मिले तो उसकी फोटो वीडियो बना लेना। बाद में हम दोनों साथ में वहां चलेंगे। और बीप 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 करके उसने खुद ही फोन काट दिया। मैं तो भाई साहब अपने फोन की स्क्रीन पर उस 2 लाख रुपए के ट्रांसफर वाले मैसेज को फटी आंखों से घूरता ही रह गया। भाई साहब, उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, क्या सच में किसी अमीर औरत का पति होने में इतना तगड़ा फायदा होता है क्या? मैंने अपने दिमाग की मेमोरी चिप को थोड़ा खंगाला तो पता चला कि मैडम वेंडी ने तो पहले भी मुझे कई बार ऐसे ही भारी भरकम पैसे ट्रांसफर किए थे। पर हमारा पुराना सीधा साधा इथेन बेवकूफ था। उसे डर लगता था कि कहीं वेंडी उसे गोल्ड डिगर, पैसों का भूखा न समझ ले, इसलिए वो हर बार स्वाभिमान दिखाकर पैसे लौटा देता था। जी हाँ, इस बार मैं खुद को ही गालियां दे रहा था। और रही बात मैडम की उस साथ में घूमने वाली बात की, तो भाई रहने ही दो। आगे चलकर क्या वो व्हील चेयर पर बिठाकर मेरा जुलूस निकालेगी या फिर मेरी फूटी आंख और कटे हाथ के साथ मुझे देश विदेश की सैर कराएगी? मैंने बिना किसी झिझक या गिलानी के वो 2 लाख रुपए स्वाहा एक्सेप्ट कर लिए। भाई, इस खूबसूरत देश को घूमने के लिए मुझे किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं थी। मैं अकेले ही काफी था। क्या वाहियात और घटिया नॉवेल लिखी थी उस राइटर ने। वैसे देखा जाए तो ये दुनिया मेरी पुरानी दुनिया से बहुत मिलती जुलती थी, पर थोड़ी सी अलग भी थी। क्या अलग था ये तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता था, लेकिन इतना तय था कि अब मैं उन सारी जगहों पर जा सकता था जहां जाने का सपना मैं पुरानी डिलीवरी वाली जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, अब मेरी जेब में ऐसा मालपानी था जो मैं 7 जन्मों की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाता। दिल को जो सुकून मिला था ना भाई। हाँ, उधर वेंडी मैडम सोफे पर टेक लगाए फोन में देख रही थी कि मैंने 2 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए हैं। पैसे ट्रांसफर होते ही उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी नर्वस क्यों थी। फोन पर बात करते वक्त उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ ज्यादा बोल दे। उसे डर था कि कहीं बात ऐसी दिशा में न मुड़ जाए जहां वो सोच भी नहीं सकती। जैसे ही उसने देखा कि मैंने पैसे रख लिए हैं, उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। मैडम ने अपने दिमाग में गणित लगाया, चलो, जब तक ये मेरे पैसे ले रहा है तब तक हमारे बीच का वो रिश्ता और डोर कायम है। वो बेजान सी होकर सोफे पर पड़ी छत को ताकती रही। शादी के इन 3 सालों में वेंडी हमेशा हावी रही थी। उसने कभी खुद को इतना बेबस और कमजोर महसूस नहीं किया था, पर कल रात से जैसे हवा का रुख ही बदल गया था। अभी वो इन बदलावों के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बज उठी, जिससे वो चिढ़ गई। स्क्रीन देखा तो डग का कॉल था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से डग की भारी और रोनी आवाज आई, वेंडी, लिली की तबीयत बहुत खराब लग रही है। वो लगातार रोए जा रही है और बस तुम्हारी रट लगाए हुए है। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? वेंडी ने बिना सोचे समझे तुरंत सवाल दाग दिया। डॉक्टर को दिखाया क्या? अस्पताल फोन नहीं किया तुमने? ये सवाल पूछते ही वेंडी खुद भी हैरान रह गई। पहले तो जब भी डग इस शहर में आता था और बच्चे का बहाना बनाकर कॉल करता था, तो वेंडी बिना एक सेकंड सोचे सब काम छोड़कर उसके पास भाग जाती थी। आज अचानक उसने ऐसा व्यावहारिक सवाल क्यों पूछ लिया? फोन की दूसरी तरफ डग कुछ देर के लिए सन्न रह गया, फिर अपनी शातिर चाल चलते हुए बोला, वेंडी, क्या आज रात हमारे साथ डिनर करने की वजह से मिस्टर इथेन तुमसे गुस्सा हो गए हैं? क्या वो परेशान है?
अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। बस बात यह है कि लिली की हालत बहुत खराब है और उसे सच में तुम्हारी जरूरत है। वेंडी का सिर चकरा गया। उसने तो इथैन का नाम तक नहीं लिया था, फिर डग हर बात को इथैन से क्यों जोड़ रहा था? और मजे की बात तो ये थी कि इथैन कार्टर तो इस वक्त घर पर था ही नहीं। वेंडी मैडम ने अपने कपड़ों की सलवटें ठीक की और बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी सीधे वही आ रही हूँ। उन्हें कपड़े बदलने का आलस आ रहा था तो उसी हुलिये में उठीं और बाहर की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पूरे खाली घर पर नजर दौड़ाई। एक ठंडी सांस भरी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। रात के शुरुआती पहर में तो लिली बच्ची का नाटक चालू रहा। कभी तबीयत ठीक लगती तो कभी अचानक खराब हो जाती। वो रो रो कर मैडम का सिर खा रही थी और उन्हें जाने ही नहीं दे रही थी। उधर हमारे डग भाई साहब भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, बीच बीच में अपनी सेवा भक्ति दिखाने में लगे थे। रोनी शक्ल बनाकर बोले, वेंडी बहुत देर हो चुकी है, आज रात तुम यही क्यों नहीं रुक जाती? मम्मी प्लीज मत जाओ ना, लिली के पास रुक जाओ। वेंडी क्या तुम मिस्टर कार्टर की वजह से परेशान हो? ये सब मेरी ही नाकामी है, मेरी ही फूटी किस्मत है कि लिली की तबीयत इतनी खराब रहती है और हम तुम दोनों के बीच बेवजह पंगा खड़ा कर देते हैं। कल मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। उम्मीद है उनका दिल इतना बड़ा होगा कि वो हमें माफ कर दें। इतना बोलकर उसने लिली की तरफ एक ऐसी घूरती हुई नजर डाली कि बच्ची ने ऑन डिमांड रोना शुरू कर दिया। मम्मी ये सब लिली की ही गलती है। वेंडी मैडम ने थककर अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अब तो हाल ये था कि कोई भी इथैन का नाम ले लेता तो उन्हें बिना बात के चिढ़ मचने लगती थी। अरे भाई, वो बंदा यहाँ मौजूद भी नहीं है, फिर भी हर बात का टेंटा उसी के नाम पर क्यों फोड़ा जा रहा है? थकीहारी वेंडी की आवाज में थोड़ी रुखावट आ गई थी। वो बच्ची से बोली, लिली अगर तबीयत खराब है तो चुपचाप आराम करो, ये फालतू की बातें सोचना बंद करो, वरना ठीक कैसे होगी? डग ने तुरंत ताड़ लिया कि मैडम का पारा चढ़ रहा है और उनकी पेशेंस खत्म हो रही है। उसने फौरन बाजी संभाली और लिली की पीठ थपथपाते हुए बोला, चलो चलो लिली, अब मम्मी को और परेशान मत करो, चुपचाप सो जाओ ताकि जल्दी ठीक हो सको। फिर बगल में रखा अपना जैकेट उठाते हुए ड्रामा पेला, बहुत रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ाता हूँ। वेंडी ने एक फीकी पर थोड़ी दूरी बनाए रखने वाली मुस्कान दी। अरे वाह, तुम मुझे छोड़ने जाओगे, फिर मैं तुम्हें वापस यहाँ छोड़ने आऊंगी और इस छोटे बच्चे को घर पर अकेला छोड़ दें? अगर रात में इसे कुछ हो गया तो फिर तो आज रात की हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना। तुम यही रुको और लिली का ध्यान रखो, मैं निकलती हूँ। इससे पहले कि डग उसे रुकने के लिए एक और डायलॉग मारता, वेंडी मैडम बिना भाव दिए बड़े आराम से वहां से रफू चक्कर हो गई। डग बेचारों की तरह हाथ फैलाए खड़ा रह गया, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उधर दरवाजा बंद होते ही डग भाई साहब का असली शैतानी चेहरा बाहर आ गया। उसने सिर झुकाकर बिस्तर पर बैठी लिली को देखा, हाथ पीछे खींचा और चटाक से एक जोरदार थप्पड़ उस बेचारी बच्ची के गाल पर जड़ दिया। साथ ही गरियाते हुए बोला, एक नंबर की बेकार और निकम्मी चीज। लिली ने सिर झुकाकर अपना लाल हुआ गाल सहलाया। जब तक वेंडी मैडम यहाँ थी तब तक तो उसकी आंखों से नौटंकी वाले आंसू फटाफट निकल रहे थे, पर इस बार उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। उसकी काली आंखें चुपचाप बेडशीट को घूरती रहीं और उन आंखों में अपने ही बाप के लिए नफरत और जहर की एक खौफनाक चमक साफ तैर गई। अब आते हैं अपने हीरो पर। उधर मैं रात के सन्नाटे में एक पुराने ऐतिहासिक शहर की गलियों में बड़े नवाबों की तरह आवारागर्दी कर रहा था। भाई साहब, थकान के मारे मेरी टांगे जवाब दे चुकी थी। मेरा असली प्लान तो ये था कि एक ही सांस में सीधे अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचूं, पर पता नहीं रास्ते में मेरा कौन सा पेच ढीला हुआ कि मैं बीच रास्ते में ही ट्रेन से नीचे उतर गया। ऊपर से आधी रात को पहाड़ चढ़ने का भूत सवार हुआ सो अलग। मुझे खुद अपनी इस अतरंगी हरकत पर हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं हांफते पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां लवलॉक प्यार के तालों से भरी उस लोहे की जंजीर को देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जंजीर पर लटके सैकड़ों तालों के बीच मेरी नजर सीधे एक खास ताले पर जाकर टिक गई। उस पर बहुत ही प्यार से 2 नाम खुदे हुए थे, इथैन कार्टर और वेंडी क्विन। ये वही ताला था जो पुराने वाले इथैन और वेंडी ने अपनी अमर मोहब्बत की कसम खाते हुए यहाँ टांगा था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और मारे खौफ के कांपने लगा। अरे बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, तुम दोनों के भूत अभी से मुझे सताने लगे क्या? मैंने उस ताले को हाथ में पकड़ा और सोचने लगा
क्यों ना एक आरी लाकर इसे काट कर फेंक दूं? ब्रेकअप होगा तो एकदम साफ सुथरा होगा ना। चटाक, अचानक एक जोरदार चांटा पड़ा। मैंने खौफ में आकर अपने ही दाहिने हाथ को घूरा। अरे बाप रे बाप, इस दुनिया में आने के बाद से आज तक मुझे किसी ने चांटा नहीं मारा था, पर आज मैंने खुद अपने ही गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। क्या सच में इस मनहूस कहानी के प्लॉट से बचने का कोई रास्ता नहीं था? हद है भाई, अगर मुझे कोई और थप्पड़ नहीं मारेगा तो मेरी किस्मत मुझसे खुद थप्पड़ मरवाएगी। सच में पुराने वाले इथैन, तू एक नंबर का बेवकूफ था, तभी आगे चलकर अपाहिज बना। मैं पूरी ताकत लगाकर कहानी के उस खौफनाक प्लॉट और अपनी ही अनियंत्रित हरकतों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। असल में पुराने वाले इथैन का वेंडी के लिए प्यार इतना अंधा, जहरीला और जुनून से भरा था कि पूछो मत। जब भी वो वेंडी को किसी और की चापलूसी या फिक्र करते देखता था तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाता था। और भाई, नियम सीधा है, जितना गहरा प्यार होता है ना, उतनी ही भयंकर नफरत भी होती है। इसी चक्कर में वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता था, जिससे बेइज्जती और टॉर्चर का ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह बनता था जिससे निकलना नामुमकिन था। जितना वो बेचारा अपना हक जताने के लिए चिल्लाता चीखता था, हमारी वेंडी मैडम उतनी ही जिद में आकर उसके खिलाफ चली जाती थी। नतीजा, दो लोग जो कभी एक दूसरे की मोहब्बत में अंधे थे और एक पल भी जुदा नहीं हो सकते थे, वो एक दूसरे की जिंदगी में जहर घोलने पर उतर आए। भाई साहब, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस कहानी का प्लॉट कितना घटिया और जहरीला था। मेरी आत्मा भले ही बदल चुकी थी, लेकिन इस शरीर में छुपी पुरानी यादें इतनी हावी थी कि मुझे घसीट कर यहां तक ले आई। मैंने बिना देर किए तुरंत एक लॉज इन ढूंढा, कमरे में घुसा और चादर तान कर सो गया। भाई, सीधी बात है, एक नींद सो जाओ तो हजार चिंताएं गायब। उधर अगली सुबह जब वेंडी मैडम उठीं तो उनकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स पड़े हुए थे। रात भर बेचारी को चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि सपने में हमारे इथैन भाई साहब पधारे थे। सपने में इथैन चुपचाप खड़ा होकर बस उसे घूर रहा था। उसकी आंखें एकदम शांत और प्यारी थी, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वेंडी ने रोते हुए गुहार लगाई, इथैन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज घर वापस लौट आओ ना। लेकिन तभी उसने देखा कि इथैन के चेहरे पर एक तीखी कड़वी मुस्कान तैर गई। वो बोला, वापस आऊं? किस लिए वापस आओ मैडम? ये देखने के लिए कि तुम अपने उस आशिक की बाहों में झूल रही हो और मुंह से मुझसे प्यार का नाटक कर रही हो। अरे, ऐसा झूठा और जहरीला प्यार तो कोई कुत्ता भी न चाटे। चलो अलविदा। इतना बोलकर वो मुड़ा और तेज भागने लगा। नहीं इथैन, ऐसा मत करो। वेंडी सपने में ही बिल्ख बिलख कर चीख उठी, और जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उसका पूरा तकिया आंसुओं से भीग चुका था। खैर, रोना धोना अपनी जगह। आज मैडम के उस चहेते डक का कंपनी में पहला दिन था, तो मैडम ने जल्दी जल्दी अपना हुलिया सुधारा और सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। अब जरा मेरी सुनो भाई, मैं तो रात भर कुंभकर्ण की तरह ऐसी बेफिक्र नींद सोया कि मजा ही आ गया। सपने में किसी घटिया प्लॉट की औकात नहीं थी कि मुझे परेशान कर सके। सुबह आराम से सोकर उठा, फ्रेश हुआ, दबाकर नाश्ता पेला, और जब बाहर निकला तो दुनिया ही हसीन लग रही थी। टहलते टहलते आदत से मजबूर मेरे कदम एक छोटी सी क्राफ्ट शॉप, सजावटी सामान की दुकान की तरफ बढ़ गए। वहां कांच की अलमारी में दो छोटे, बेहद क्यूट और ट्रांसपेरेंट से खिलौने मूर्तियां, फिगुरीन्स रखे हुए थे। उन्हें देखते ही मेरे अंदर इच्छा हुई कि इन्हें खरीद लूं। सच बताओ तो मुझे ऐसी शोपीस वाली चीजों से सख्त नफरत रही है। तो जाहिर सी बात है, ये मेरी नहीं बल्कि उस पुराने इथैन की दबी हुई हसरत थी। असल में जब वो और वेंडी पहाड़ पर चढ़ने वाले थे, तब उन्होंने इन खिलौनों को देखा था और तय किया था कि नीचे उतरकर खरीदेंगे। लेकिन पहाड़ पर इतनी देर हो गई कि नीचे आते ही ट्रेन पकड़ने की आपाधापी मच गई और वो प्यारे से खिलौने वही छूट गए थे। अरे बेड़ा गर्क हो तेरा, फिर से वही मनहूस प्लॉट। मुझे भयंकर चिढ़ मच गई। मैंने काउंटर पर पैसे फेंके, खिलौने हाथ में लिए और गुस्से में सोचा कि अभी के अभी इन्हें जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देता हूं। लेकिन भाई साहब, मेरा हाथ हवा में ही जम गया, उंगली तक नहीं हिली। मैंने दांत पीसकर मन में कहा, अच्छा तो तू प्लॉट है ना, मुझसे जिद करेगा, मुझे अपनी मर्जी चलाने से रोकेगा? रुक, तुझे बताता हूं। मैंने दोनों हाथ पीछे बांधे और सीधे पीछे की तरफ ढह गया। अबे साले, हाथ से नहीं तोड़ा तो क्या हुआ, अपने वजन से ही बैठकर तेरा कचरा कर दूंगा। और धड़ाक से मैं अपनी गांड के बल जमीन पर गिरा। संतुलन बिगड़ा और पूरे का पूरा जमीन पर पसर गया। उसके बाद तो भाई मैं एकदम स्पीचलेस होकर अपने दाहिने हाथ को घूरता ही रह गया।
मेरा हाथ हवा में बिल्कुल सीधा खड़ा था और उन नन्हे कांच के खिलौनों को इतनी कसकर थामे हुए था कि उन पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। एकदम सही सलामत। अरे बेड़ा गर्क हो इस मनहूस प्लॉट का। इसकी वजह से शरीर अपने आप हरकत करने लगता है। तभी मेरे आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी, पर मेरा जमीन से उठने का 1% भी मूड नहीं था। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे ये बंदा क्या कर रहा है? क्या पागल वागल है क्या? क्या पता यार, कोई परफॉर्मेंस आर्टिस्ट होगा। अरे थोड़ा दूर रहो भाई, देखो लेटे लेटे मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रहा है। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुनिया मेरे बारे में क्या बकवास पेल रही है। सच बताओ तो मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने खुद से ही सवाल किया, क्या मैं अपने अतीत से समझौता कर सकता हूँ? रास्ते में जो यादें मिलेंगी उनके खिलौने खरीद लूंगा। जो पुरानी अधूरी ख्वाहिशें थी उन्हें पूरा कर लूंगा। लेकिन वापस तो गलती से भी नहीं जाऊंगा। मुझे अच्छे से पता था कि आगे कहानी में क्या खौफनाक रायता फैलने वाला है। अगर मैं वापस लौटा तो मेरा वो कबाड़ा होगा जिसकी कोई हद नहीं है, और जिस प्यार में जहर घुला हो वो मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं। ये मेरी लाइफ की सबसे आखिरी रेड लाइन थी। मैंने हवा में टंगे अपने हाथ को देखा जो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था। मैंने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। चलो, लगता है अब मन थोड़ा शांत हुआ है। हाथ में पकड़ी उन कांच की मूर्तियों को देखा तो सच में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि इस प्लॉट के चक्कर में मेरा शरीर आगे मुझसे और क्या क्या अतरंगी नौटंकी करवाएगा, पर जब तक बात सिर्फ ऐसी छोटी मोटी हरकतों तक सीमित थी तब तक मैं जैसे तैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन मेरा भागने का मिशन रुकने वाला नहीं था। उधर दूसरी तरफ जब वेंडी मैडम अपनी कंपनी पहुंची तो उन्होंने देखा कि इथेन के पुराने ऑफिस के बाहर कर्मचारियों की भारी भीड़ जमा थी। जब वो थोड़ा पास गई तो अंदर से डग भाई साहब की रौबदार आवाज गूंज रही थी, अरे हटाओ ये सब कबाड़ यहाँ से, जल्दी जल्दी खाली करो सब, आज से ये मेरा ऑफिस है। बंदा इतने फुल कॉन्फिडेंस में हुक्म चला रहा था जैसे कंपनी का असली मालिक वही हो। कर्मचारी भी डर के मारे सफाई में जुट चुके थे। तभी टेबल पर रखी इथेन और वेंडी की वो प्यारी सी कपल फोटो उठाई गई और बड़े ही घटिया अंदाज में उसे एक रद्दी के गत्ते में फेंक दिया गया, बिल्कुल कचरे की तरह। ये देखते ही वेंडी मैडम की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। वो कड़क आवाज में बोली, ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? सब के सब वही रुक गए। डक तुरंत बत्ती सी दिखाता हुआ मैडम के पास भागा भागा आया। ओहो वेंडी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। तुमने ही तो कहा था ना कि ये ऑफिस मेरे लिए खाली करवा दिया जाएगा। आज से मेरा पहला दिन है और मुझे ये ऑफिस बहुत पसंद आया है। वेंडी ने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, वो बस टकटकी लगाए डक को घूरती रही। बात तो सच थी, कुछ दिन पहले जब उसने इथेन से इस्तीफा मांगकर ये ऑफिस खाली करने को कहा था तब उसने ये जगह डग के लिए ही सोची थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसने डग की उम्मीद भरी नजरों से अपनी आंखें चुराईं और कड़क आवाज में हुक्म दिया, सब सामान जैसा था वैसा वापस रखो। ये ऑफिस फिलहाल सील रहेगा, अंदर की किसी भी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। फिर वो मुड़ी और डग से बहुत ही सीधे सादे लहजे में बोली, डग, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा ऑफिस तैयार करवा देती हूँ। डग भाई साहब बेताब होकर थोड़ा पास आए। ओह नहीं वेंडी। लेकिन वेंडी मैडम का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी आंखों से पेशेंस पूरी तरह गायब हो गया। उसने सीधे डग की आंखों में आंखें डालकर बस 2 शब्द कहे, दूसरा ऑफिस। डग का पूरा सिस्टम वही हैंग हो गया। बंदा एक सेकंड के लिए सन्न रह गया और भीगी बिल्ली बनकर बोला, ठीक है फिर। ये सुनते ही वेंडी मैडम की आंखों का वो कड़ापन छुमंतर हो गया और वही पुराना मीठा रूप वापस आ गया। दूसरा ऑफिस भी इससे कम बढ़िया नहीं होगा, मैं खुद कहकर उसे अच्छे से साफ सुथरा करवा देती हूँ। अभी दोनों उस केबिन से बाहर निकले ही थे कि पीछे से एक साथ 2 आवाजें गूंजी, सीनियर वेंडी, वेंडी, वेंडी। आवाज सुनते ही वहां खड़े सारे कर्मचारियों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने और एकदम टिपटॉप सूट में शेन लोवेल खड़ा था, बिल्कुल किसी ताजा ताजा कॉलेज पास आउट टैलेंटेड लौंडे की तरह, एकदम चमचमाता हुआ। और ठीक उसके बगल में खड़ा था काले पीले फटेहाली वाले टी शर्ट में कैलेब शॉ। दोनों को एक साथ सामने खड़ा देखकर वेंडी मैडम का तो दिमाग ही घूम गया। वो हक्की बक्की होकर दोनों को ताकने लगी। तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? शेन लोवे बड़े भौकाल में एक कदम आगे बढ़ा। सीनियर, कल इथेन कार्टर ने मुझे मैसेज भेजा था। उसने कहा कि कंपनी में बंदों की कमी चल रही है और मुझे आपकी मदद के लिए आना चाहिए।
तो मैं थोड़ी तैयारी करके आज ही भागता हुआ आ गया। वैसे क्या ये सब इसलिए है क्योंकि अब इथेन आपकी मदद करने लायक नहीं रहा? मैंने तो आपको बहुत पहले ही कहा था कि उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। उसे तो कब का घर बैठकर झाड़ू पोछा और घर के काम संभालने चाहिए थे। रही बात बिजनेस की, तो कामकाज के सारे मामले अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वेंडी को उसकी बातें सुनकर अंदर से काफी अजीब और अनकंफर्टेबल लगा, पर आखिर वो उसके कॉलेज का जूनियर था और पुरानी स्टूडेंट लाइफ में उसने एक बार वेंडी की जान बचाई थी, तो मैडम चाहकर भी उसे ज्यादा डांट नहीं सकी। फिर मैडम ने अपनी नजरें केलेब शॉ पर टिकाई। और तुम? केलेब शॉ ने अपना सिर खुजलाते हुए मासूमियत से कहा, कल इथेन, मेरा मतलब है मेरे जीजाजी ने मुझे भी बिल्कुल वही मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा कि मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है और मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने मुझे यहाँ इंटर्नशिप देने की हाँ भर दी है ताकि मैं थोड़ा कामकाज सीख सकूं। ये सुनते ही वेंडी मैडम के सिर में भयंकर दर्द की लहर उठी। भाई साहब, इथेन भागने से पहले कंपनी में जो ये ट्रिपल धमाका लैंडमाइन बिछाकर गया था ना, उसका असली तमाशा अब शुरू हो चुका था। भाई साहब, सोचिए जरा, हमारे इथेन भाई ने उन तीनों नमूनों को खुद ढूंढ ढूंढ कर वेंडी मैडम के सामने थाली में परोस दिया था, जिनसे वो सबसे ज्यादा चिढ़ता था। हालांकि वेंडी के दिल में अभी भी इथेन के लिए थोड़ी बहुत फिक्र और यादें बाकी थी, पर इस वक्त उसकी खोपड़ी ऐसी घूमी कि उसके मुंह से बस 3 ही शब्द निकले, वो नीच कमीना। उधर पीछे खड़े डग भाई साहब की आंखों में जहर और नफरत का भयंकर उबलाव आया। वो मन ही मन फुसफुसाया, तेरी तो इथेन कार्टर, एक बार वेंडी की जिंदगी में मेरी जगह पक्की हो जाने दे, फिर देखना तेरा क्या कबाड़ा बनाता हूँ। अब आते हैं अपने असली हीरो पर। मुझे इन सब ड्रामों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी पीठ पर एक भारी भरकम बैग टंगा था, जिसमें प्लॉट की जबरदस्ती खरीदी हुई ढेरों यादें भरी थी। हाथ में उस शहर का चटपटा लोकल स्नैक्स था, जिसे मैं बड़े मजे से चबा रहा था और सड़क किनारे खड़ा होकर गाड़ियों का इंतजार कर रहा था। जरा कॉम्बिनेशन तो देखिए, एक बचपन का पहला प्यार जो अपनी बच्ची के साथ चिपका हुआ है, एक सीधा साधा बनने की नौटंकी करने वाला जहरीला जूनियर चेला, और एक ऐसा गरीब स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने वाली मालकिन को अपनी नंगढ़ंग तस्वीरें भेजता है। भाई साहब, एक से बढ़कर एक स्वार्थी और गिद्ध जमा हो चुके थे। वेंडी मैडम की कंपनी अब कंपनी नहीं, सीधे सुपर हीरो का अखाड़ा बन चुकी थी। पूरे कद्दूमुली की कॉन्फ्रेंस चालू हो गई थी वहां। मुझसे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जा रही थी। मैंने मन ही मन कहा, मेरी प्यारी बीवी, अपने पतिदेव का ये 1000 मील दूर से मारा हुआ स्नाइपर शॉट एंजॉय करो। मैं सड़क पर खड़ा होकर पागलों की तरह आसमान की तरफ मुंह करके हंसने लगा। अबे ओ कचरा राइटर, अब देख तेरी इस वाहियात कहानी का प्लॉट कैसे ताश के पत्तों की तरह ढहता है। वेंडी मैडम वहां दफ्तर में किस कदर रायते में फंसी हुई थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मेरा मूड एकदम टॉप क्लास था और मैं साउथ की तरफ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी जेब में पड़ा फोन बजा। देखा तो वेंडी मैडम का कॉल था। मैंने बड़े इत्मीनान से फोन उठाया। हाँ बोलो। उधर से वेंडी चीखी, इथेन कार्टर, इस सब बकवास का क्या मतलब है? क्या मतलब? किस बात का मतलब? मैंने अनजान बनते हुए कहा। तुम हो कहाँ इस वक्त? तुम्हारी आवारागर्दी खत्म हुई कि नहीं? तुरंत चुपचाप घर वापस आओ। मैंने भी वहीं से तगड़ा डायलॉग चिपकाया। नाटक बंद करो वेंडी, मुझे बाहर निकले अभी 2-4 दिन ही तो हुए हैं। ऊपर से मेरा मूड अभी 1% भी ठीक नहीं हुआ है। वेंडी झल्लाकर बोली, पर तुमने उन तीनों को मेरी कंपनी में एक साथ क्यों बुला लिया? तुम्हारा इरादा क्या है? कौन से 3? वहां तो बस डग। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने सही टाइम पर ब्रेक लगाया। वेंडी, तुम मेरी बात को जरा भी सीरियसली नहीं लेती ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मुझसे बात करो उन 3 नमूनों का नाम मेरे सामने मत लिया करो। और बीप बीप बीप, मैंने मुंह पर फोन काट दिया। फोन काटकर मैंने हवा में मुक्का मारा। क्यों मैडम, पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारे लिए तीनों का स्पेशल कॉम्बिनेशन पैक तैयार किया है, आराम से टाइम निकालो और मजे लो। इतना बोलकर मैंने वेंडी का नंबर सीधे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। कोई जल्दी नहीं थी भाई, गोली दागी है तो जरा सनसनाते हुए निशाने पर पहुंचने दो। उधर वेंडी मैडम मेरे आखिरी सवाल का जवाब देने ही वाली थी, पर कान में बस फोन कटने की आवाज आई। उन्हें लगा कि शायद नेटवर्क इशू होगा, तो उन्होंने दोबारा नंबर घुमाया, पर इस बार तो फोन सीधे बिजी ही बताता रहा। तब जाकर मैडम के ट्यूबलाइट दिमाग में बत्ती जली कि भाई ने तो उन्हें ब्लॉक कर दिया है। गुस्से के मारे मैडम का मन किया कि फोन उठाकर जमीन पर पटक दे, पर जैसे ही स्क्रीन पर हम दोनों की पुरानी हंसती मुस्कुराती फोटो दिखी, उसका हाथ थम गया। बेचारी से फोन तो तोड़ा नहीं गया,
तो उसने चिढ़कर उसे सोफे पर फेंक दिया और लाल पीला मुंह बनाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। तभी केबिन का दरवाजा खुला और वो तीनों की तिकड़ी डग, शेन लोवे और केलेब शॉ एक साथ अंदर घुसे। डग ने सीधे आगे बढ़कर हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा, वेंडी, वो जो तुमने हमें दूसरा ऑफिस दिया है ना, हम तीनों के लिए वो बहुत छोटा और घुटन भरा है। डग भाई साहब ने बिना किसी झिझक के अपनी अगली फरमाइश दाग दी, वेंडी, अगर इथेन कार्टर का ऑफिस इस्तेमाल नहीं हो सकता तो क्या मैं तुम्हारे ही ऑफिस में शिफ्ट हो जाऊं? वैसे भी कामकाज के सिलसिले में हम साथ बैठकर आसानी से चर्चा कर सकेंगे। ये सुनते ही बाकी दोनों नमूनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शेन लोवे फौरन एक कदम आगे बढ़ा और बोला, वेंडी सीनियर, आपके केबिन में तो मुझे शिफ्ट होना चाहिए। आखिर डग के साथ तो एक छोटी बच्ची भी है, तो काम के मामले में इसे कई तरह की असुविधाएं होंगी। इसे तो बच्ची की देखभाल भी करनी है, तो हमें इसका ख्याल रखते हुए इसे काम के घंटों में थोड़ी छूट देनी चाहिए। उधर हमारा गरीब छात्र केलेब शॉ बेचारा सीधा बनकर बोला, वेंडी दीदी, मैं तो काम के बारे में आपसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। क्यों ना आप मुझे अपने पास ही बैठने दे ताकि मैं आपसे काम सीख सकूं? डग ने तुरंत उन दोनों की बात बीच में ही काट दी। तुम दोनों अभी बहुत छोटे और नासमझ हो। तुम लोगों को किसी का ख्याल रखना नहीं आता, इसलिए सीनियर होने के नाते मुझे ही वेंडी के केबिन में आना चाहिए। वेंडी मैडम ने अपने सामने खड़े इन तीनों महानुभावों को देखा तो उसका सिर दर्द के मारे फटने लगा। इथेन कार्टर के लिए उसके दिल में नफरत और जहर की लहर और ज्यादा भड़क उठी। असल में बात यह थी कि इथेन का ऑफिस सील हो चुका था और वेंडी ने मजबूरी में इन तीनों को एक ही छोटे से ऑफिस में ठूंस दिया था। अब चूंकि तीनों ही वेंडी के करीब चिपकना चाहते थे और ये भी देख चुके थे कि इथेन अब कंपनी में नहीं है, तो तीनों के अंदर का अंबानी जाग उठा था। तीनों वेंडी के सामने अपना भौकाल जमाकर नंबर बनाने की होड़ में लग गए थे। वेंडी का मूड इस वक्त रायते की तरह फैल चुका था। उसने अपनी भ्रिकुटी तानकर कहा, तुम तीनों अभी अभी कंपनी में आए हो और तुम्हें कामकाज का कभी नहीं पता। फिलहाल चुपचाप जाकर कंपनी के काम को समझो। तुम तीनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मैं तय करूंगी कि किसे कौन सी पोस्ट देनी है। इतना बोलकर वेंडी ने इंटरकॉम से अपनी स्पेशल असिस्टेंट को अंदर बुलाया और तीनों को अलग अलग काम सौंपकर फौरन रवाना करने को कहा। जिसको सीखना है वो सीखे और जिसे काम करना है वो काम करे। तीनों मुंह लटकाए कुछ और बोलना चाहते थे, पर बेचारों को घसीटकर उसी एक केबिन में वापस भेज दिया गया। तब जाकर वेंडी मैडम ने थोड़ी चैन की सांस ली। उसने तुरंत टेबल से फोन उठाया और इथेन को मिलाया, पर अफसोस लाइन अब भी बिजी ही आ रही थी। मैडम का मूड पल भर में फिर से पाताल लोक में चला गया। उधर दूसरी तरफ साउथ की तरफ बढ़ते हुए मैं अपनी जेब में पड़े मालपानी का हिसाब लगा रहा था। भाई, भले ही जेब में मोटा पैसा आ चुका था, पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना तो मेरे उसूलों के खिलाफ था। भाई साहब, मुझे समझ में आ गया था कि पैसा भले ही आ गया हो, पर खाली बैठ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना भी कोई जिंदगी नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ न कुछ तो काम ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैंने अपनी दोनों जिंदगी की यादों की हार्ड डिस्क खंगाली तो पता चला कि मेरे पास ऐसा कोई बहुत तूफानी या स्पेशल हुनर नहीं था। अब फिर से किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाकर गधा मजदूरी करना या सामान डिलीवर करने वाला डिलीवरी बॉय बनना तो मेरे बस का था नहीं। अरे भाई, कम से कम इस जन्म में तो भगवान की दया से मैं थोड़ा बहुत अमीर बन ही चुका था, तो बेवजह खुद का कबाड़ा कराने की क्या जरूरत थी। बहुत सोच विचार करने के बाद अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैं जोर से हंस पड़ा। अबे, मैं नॉवेल, वेब नॉवेल लिख सकता हूँ। वो कहते हैं ना भाई, जहां गिरो वहीं से वापस उठ खड़े हो। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर स्क्रॉल करके चेक किया कि क्या इस दुनिया में वेब नॉवेल्स का चक्कर चलता है। और भाई साहब, क्या बात है, इस दुनिया में भी वेब नॉवेल्स तो थे, पर मेरी पुरानी दुनिया के मुकाबले यहाँ बहुत कम कंटेंट था। ऊपर से मिर्च मसाले वाले, चटाकेदार और मिर्च मसाले से भरे सुपरहिट ड्रामे तो यहाँ दूर दूर तक गायब थे। मैंने मन ही मन कहा, लो भाई, ये तो मेरे लिए सोने की खदान, अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरी पुरानी दुनिया का सीधा असूल था, जब तक कहानी में बेवफाई, धोखा और भयंकर रायता न फैले तब तक कोई पढ़ने नहीं आता, और जब तक जनता कमेंट्स में गालियां न बके तब तक नॉवेल का हिट होना नामुमकिन है। इसी गोल्डन रूल को पकड़कर मैंने ठान लिया कि इस नई दुनिया में मैं अपनी धाकड़ राइटिंग की दुकान खोलूंगा। मैंने दिमाग में टाइटल भी सोच लिए। दबंग महिला बॉस को मुझसे प्यार हो गया। दबंग महिला बॉस एक सिंगल बाप के प्यार में दीवानी हो गई, और सबसे खतरनाक, दबंग महिला बॉस एक सिंगल बाप के चक्कर में तबाह हो गई।
मैं ये सारे मिर्च मसाले वाले ड्रामे लिखूंगा और ड्रामा का लेवल इतना हाई रखूंगा कि पढ़ने वालों के होश उड़ जाए। भाई साहब, सिर्फ सोचने भर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मन में लड्डू फूट रहे थे। ये सारे तो मेरी पुरानी दुनिया के आजमाए हुए सुपरहिट फॉर्मूले थे। एक बार रीडर्स की भीड़ आई और ट्रैफिक बढ़ा तो फिर पैसे की बारिश अपने आप होने लगेगी। इस मोड़ पर आकर हमारे दिमाग से वो वेंडी मैडम तो पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। फिलहाल मुझे उनकी रत्ती भर फिक्र नहीं थी। मुझे पता था कि इस वक्त दफ्तर में उन तीनों नमूनों के चक्कर में उनका सिर दर्द से फटने की कगार पर होगा। जैसे ही